खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज 17 अगस्त है 2026। 2026 कहना चाहिए। हाँ जी, ये 17 अगस्त 17 अगस्त 1947 is the day when all hell broke loose। इसी दिन 17 अगस्त 1947 को ऑल इंडिया रेडियो से ऐलान हुआ कि रेडक्लिफ अवार्ड ने पंजाब के कौन से इलाके इंडिया को दिए हैं और कौन से पाकिस्तान को दिए हैं। रेडक्लिफ अवार्ड जो है उसकी बैकग्राउंड यूं है कि 27 दिसंबर 1945 को वाइस रॉय लॉर्ड वेवल ने एक ब्रेकडाउन प्लान बनाई थी। ब्रेकडाउन प्लान का मतलब था कि अगर एकदम हम अंग्रेज जो हैं यानी इंडिया को कंट्रोल ना कर सकें और उन्हें एकदम जाना पड़े तो किस सूरत हाल में किस तरीके से वो जाएंगे। तो वेवल ने लिखा कि अगर मुसलमान अपना अलग मुल्क चाहते हैं तो उन्हें दे दो, लेकिन ये भी लिखा है उन इलाकों में जहां मुसलमान पाकिस्तान चाहते हैं वहां ऐसे इलाके जहां हिंदू और सिख मेजॉरिटी में है उनको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। ये वेवल ने लिख दिया। फिर 7 फरवरी 1946 को डिमार्केशन प्लान उसने अनाउंस की पंजाब के लिए और बंगाल के लिए। पंजाब में उसने डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पे पंजाब के इलाके जो हैं मुस्लिम मेजॉरिटी नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी को डिवाइड करके इंडिया को दिया और पाकिस्तान को कि इस तरीके से आप ट्रांसफ़र करें पावर। पंजाब के ये इलाके इंडिया को जाएंगे और ये पाकिस्तान जाएंगे। जैसे मैंने बताया वेवल ने बेस किया था डिस्ट्रिक्ट के, एक डिस्ट्रिक्ट में मुसलमान ज़्यादा हैं या हिंदू सिख ज़्यादा हैं। तो जो मुसलमान 16 डिस्ट्रिक्ट तो उसने पाकिस्तान को दिए जिसमें ये सारे बड़े शहर थे सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, लाहौर, लायलपुर, मंडगुमरी। ये सारे इलाके पंजाब बाउंड्री कमीशन के आगे कांग्रेस के जो वकील थे और सिखों के जो वकील थे उन्होंने क्लेम किया था कि ये इंडिया को मिले, लेकिन वेवल ने ये इलाके पाकिस्तान को दे दिए थे क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके थे। एक डिस्ट्रिक्ट था गुरदासपुर जिसको वेवल ने वो 1931 में उसकी हिंदू सिख मेजॉरिटी थी वेरी थिन, लेकिन बाय 41 लेस देन 1% मेजॉरिटी वहां मुसलमानों की हो गई थी। तो सबको ये लगता था क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर अब मेजॉरिटी मुसलमानों की है तो ये पाकिस्तान को मिलेगा। हाँ जी, लेकिन वेवल ने 7 फरवरी 1946 को गुरदासपुर को इंडिया को दिया था। हाँ जी, वेवल ने। तो मैंने ये कई दफ़ा बताया है कि 4 जज थे, 2 जज मुस्लिम लीग ने नॉमिनेट किए थे, जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मुनीर, और इंडिया की तरफ से जस्टिस कांग्रेस की तरफ से जस्टिस महाजन और सिखों की तरफ से जस्टिस तेजा सिंह, कि ये बाउंड्री कमीशन हर पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो सुने और अगर वो एक अग्री कर जाएं कि पंजाब की बॉर्डर कैसे बनेगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो जो चेयरमैन है रेडक्लिफ ही विल एक्सेप्ट दैट यूनानिमस डिसीजन। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। 2 मुस्लिम लीग नॉमिनेटेड जजों ने कहा कि मुस्लिम लीग की पोजीशन क्लेम सही है। मुस्लिम लीग तो जलंधर से लेके वो क्या कहते हैं
लुधियाने तक क्लेम कर रही थी कि ये इलाके मुसलमान मेजॉरिटी के हैं, तहसील की बुनियाद पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। और जो सिख हैं वो झैल झैल होते हैं 12 गांव, उसकी बुनियाद पे वो ना सिर्फ ये सारे लाहौर सियालकोट ये सारा क्लेम कर रहे थे कि ये झैल जो हैं ये हिंदू सिख मेजॉरिटी हैं, और इसमें लायलपुर भी आ जाता है, मंडगुमरी भी आ जाता है, लाहौर भी, शेखुपुरा, सारे वो कर रहे हैं। लेकिन वेवल ने डिस्ट्रिक्ट को इस्तेमाल किया था। अब जब रेडक्लिफ को फैसला देना पड़ा तो वो क्या, किसके ऊपर रिलाय करे, तो उसने फिर डिमार्केशन प्लान जो है ना 7 फरवरी की, उसी को बुनियाद बनाया। सिर्फ लाहौर के जो वो जो है कसूर तहसील के 3-4 गांव जो सतलुज की दूसरी तरफ थे और वो थे भी सिख मेजॉरिटी, वो इंडिया को दिए। इधर से गुरदासपुर में जो रावी के ईस्ट पे थे तहसीलें, गुरदासपुर, पठानकोट और बटाला, वो इंडिया को दिए। वेवल ने कहा था कि अगर हम ये नहीं देते तो अमृतसर जो 53% हिंदू सिख मेजॉरिटी था डिस्ट्रिक्ट, वो फिर पाकिस्तान घेरा कर लेता है नॉर्थ से लेके साउथ तक, और सिर्फ ईस्ट में इंडिया के साथ अमृतसर मिलता है। तो उसको बचाने के लिए गुरदासपुर की ये 3 तहसीलें इंडिया को दी जाएं, और शकरगढ़ जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील रावी के वेस्ट बैंक पे थी, वो पाकिस्तान को दी जाए। और ये रेडक्लिफ अवार्ड जो है ना 13 को उसने माउंटबेटन को दे दिया था कि ये होगी डिवीजन। माउंटबेटन ने कहा कि मुझे 14 को कराची जाना है, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे की सेरेमनी को अटेंड करने, 15 को हिंदुस्तान में जाना है, होना है। तो ये जो है ये हम 16-17 को अनाउंस करेंगे। तो ऐसे ही हुआ, 16 की शाम को जितने ये लीडर अभी दिल्ली में थे उनको दिखा दिया था माउंटबेटन ने, भाई ये है रेडक्लिफ अवार्ड। और 17 को जब ये अनाउंस हुआ तो लाखों लोग, मिलियंस पीपल, हिंदू और सिख, वो पाकिस्तानी वेस्ट पंजाब में थे, क्योंकि पता नहीं था कि कहाँ जाएंगे इलाके, और मिलियंस मुस्लिम्स वर इन व्हाट बिकेम ईस्ट पंजाब। इन हालात में 14 और 15, जब 15 हो गई थी तो ब्रिटिश रूल हैड एंडेड, और ईस्ट पंजाब में एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री बनी थी ईस्ट पंजाब में, और इधर पाकिस्तान में एक वेस्ट पंजाब मिनिस्ट्री बनी थी। पंजाब के अंदर मार्च से हमले शुरू हो गए थे, कम्युनल राइट्स, और जब पावर ट्रांसफ़र हो गई और अंग्रेज बीच में से अलग हो गए तो फिर दोनों तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन ने हमले रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि बहुत एविडेंस मिलता है कि दोनों तरफ से ऑफिशियलडम ने मदद भी की कि इधर से हिंदू सिखों को भगा दो और उधर से मुसलमानों को भगा दो। इस सारे प्रोसेस में मेरी एस्टिमेट के मुताबिक कम से कम 8 लाख लोग मारे गए, 3 लाख हिंदू सिख और 5 लाख मुसलमान ईस्ट पंजाब में। कुछ लोग तो कहते हैं जी मिलियन से लोग ज़्यादा मारे गए हैं, हो सकता है ये सच हो। मैंने कंजर्वेटिव एविडेंस एस्टिमेट दिया है, और उसकी बुनियाद क्या है वो मेरी किताब द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस में पूरी वो डिटेल्स हैं। हाँ जी, ये शुरू होती है 200 से, 2 लाख से, और फिर ये बढ़ती गई, और मेरे ख्याल से कम 8 लाख हिंदू मुस्लिम सिख मारे गए। 10 10 मिलियन पंजाबियों को एक दूसरे अपना घर छोड़ के दूसरी तरफ जाना पड़ा। तो सबसे बड़ा ये जो रेडक्लिफ अवार्ड का जुल्म है ये पंजाबियों पे हुआ, क्योंकि 17 को जब ये अनाउंस हुआ तो वो ईद का दिन था, और लुधियाना में और इधर उधर जहाँ लोग ईद की नमाज पढ़ने जा रहे थे वहाँ पे बहुत हमले हुए। ये सारी डिटेल्स मेरी आप किताब में पढ़ सकते हैं। लेकिन
ये कहना चाहिए कि रेडक्लिफ अवार्ड का इतनी देर के बाद अनाउंस होना और कोई थर्ड पार्टी जो न्यूट्रल हो, क्योंकि वहाँ पे थी नहीं, तो इंडियन ईस्ट पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमले हो रहे थे पहले से, जुलाई से शुरू हो गए थे उधर, उनको होने दिया, कुछ रोकने की कोशिश नहीं की। इधर पहले से मार्च से शुरू हो गए थे हमारी तरफ, यहाँ पे भी मैजिस्ट्रेट इसमें इन्वॉल्व थे, पुलिस के थानेदार ये भी इन्वॉल्व थे, इसके अंदर लोकल पॉलिटिशियन इन्वॉल्व थे, इसके अंदर रिटायर्ड फौजी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से वापस आए थे वो भी इन्वॉल्व थे। दोनों तरफ से ये लोगों को इस्तेमाल किया गया ताकि एथनिक क्लेंजिंग, या आप कह सकते हैं रिलीजियस क्लेंजिंग पंजाब की हो। 31 दिसंबर 1947 तक ईस्ट पंजाब में स्वाय मलेरकोटला के बाकी हर इलाके से मुसलमान जो 6 मिलियन थे उनका नामो निशान न रहा, और हमारी तरफ 5.5 मिलियन जो हिंदू सिख थे उनका नामो निशान न रहा। वो या तो क्रॉस कर गए, या जैसे मैंने कहा है कम से कम 8 लाख इस प्रोसेस के अंदर मारे भी गए। तो मुझे याद है कि मेरे दोस्त चौधरी नज़ीर अहमद कहूट ने कुछ साल पहले एक इनिशिएटिव लिया था 17 अगस्त को कि ये हम दिन मनाया करेंगे पंजाब की तकसीम का सबसे जालमाना दिन। उसमें मैंने हिस्सा भी लिया था, लेकिन वो फिर बाद में एक मोमेंटम उसका बन नहीं सका। आज मैं समझता हूँ कि इतनी मैंने ये चीज़ें आपके सामने पेश कर दी हैं, हमें दोनों तरफ से माफ़ी मांगनी चाहिए एक दूसरे से, और ये वचन देना चाहिए कि दोबारा हम एक दूसरे पे इस तरह जुल्म नहीं करेंगे। ये जंगों का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशंस नॉर्मल होने चाहिए, पुरअमन होने चाहिए, और ईस्ट और वेस्ट पंजाब में आने जाने का सिलसिला दोबारा रिज्यूम किया जाना चाहिए। वीज़ा रजीम रिलैक्स होनी चाहिए, क्योंकि इस इलाके में जो रिसोर्सेज हैं वो इतने ज़्यादा ये सो कॉल्ड डिफेंस में इस्तेमाल हो जाते हैं कि ना एजुकेशन पे ना हेल्थ के पास के लिए कुछ पैसे बचते हैं। और बुरा हाल है कम से कम वेस्ट पंजाब में पंजाबियों का। बाकी पाकिस्तान में भी बुरा हाल है। ईस्ट पंजाब में भी हम कंप्लेंट सुनते रहते हैं। आफ्टर ऑल वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त वो फार्मर मूवमेंट हुई थी, जिससे साबित होता था कि वहाँ पे कितने लोग नाराज़ थे कि ये जो सब्सिडीज़ का सिलसिला है वहाँ पे ख़त्म किया जा रहा था, और इस किस्म के जो चेंजेस हैं। तो दोस्तों, 17 अगस्त 1947 is when all hell broke loose in undivided Punjab. तो I thought this I should put on record. All the best. हाँ दोस्तों, बात सुने, प्लीज़ मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन के बाद ही मेरा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया।